ईरान की तरफ से एक बार फिर से बड़ी धमकी यहां पर अमेरिका को दी गई है और यह बहुत बड़ी धमकी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना पर लिए जाने की, जल्दी अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएंगे। ये बड़ी धमकी इस वक्त ईरान की तरफ से आई है और इससे पहले अगर ऐसा होता है तो दरअसल मुश्किलें उस वक्त यहां पर बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये दरअसल अमेरिका की तरफ से साफ किया जा चुका है। कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर कहा था कि अब शांति का समय है, ईरान यहीं पर रुक जाए और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, वरना उसे और भयावह नतीजे इसके भुगतने होंगे। इससे पहले जेडी वांस ने भी अब से कुछ देर पहले ये बात कही थी कि दरअसल सत्ता परिवर्तन या रिजीम चेंज करना मकसद नहीं है, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना हमारा मकसद था, लेकिन अगर ईरान फिर से आगे बढ़ेगा तो हम उसे फिर से नुकसान पहुंचाएंगे। ये तमाम बातें यहां पर दरअसल कही गई हैं। संजीव, शुरुआत आपसे ही करते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग ओपिनियंस पर हम बात करेंगे। अलग अलग बैठकें होने जा रही हैं, रूस में अलग बैठक होगी, अलग अलग देश अपनी कैबिनेट के साथ और अपनी सुरक्षा परिषद जो है उसकी बैठकें ले रहे हैं, फ्रांस से लेकर अमेरिका में। दूसरी तरफ डिप्लोमैटिक लेवल पर भी अलग बैठकें हो रही हैं। एक अपडेट आप प्लीज जरा दें और इस धमकी को भी जरा प्लीज बताएं जो ईरान की तरफ से ताजा जारी की गई है, जिसमें उसकी नेवी दिखाई दे रही है ईरान की, और यह भी अब दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि जल्द ही अमेरिकी बेसेस, अमेरिकी ठिकाने पर हमला होगा। संजीव, देखिए, जहां तक बैठकों का सवाल है तो सबसे बड़ी बैठक तो कल रात हो गई, और वो बैठक जो हमारे समय के अनुसार कल रात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की थी, उस बैठक में स्पष्ट हो गया कि कौन किस तरफ है और कौन क्या कहना चाह रहा है। और जाहिर है कि वो जिसने कवर नहीं किया या जिसने उस बैठक को नहीं देखा वो भी जानता है कि उसके आउटकम क्या रहने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बड़ी संस्था तो है नहीं, लेकिन बावजूद उसके उन बैठक में क्या हो रहा है ये बड़ा स्पष्ट है। अब आ जाइए उन बैठकों के बारे में बात कर ले जो कि दोनों पक्ष कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो ऐसे में एक बैठक जो है वो बुलाई गई है आज अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक है, वो वहाँ के समय के अनुसार दिन के 1 बजे सोमवार को बुलाई जाएगी, और उसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे लिए वो रात में बैठक आएगी, उसकी खबरें आएंगी। उसके अलावा एक बैठक जैसा कि आपने बताया मॉस्को में होगी, जिसमें कि ईरान के विदेश मंत्री राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। पर मुझे ये बात आप तक पहुंचानी है कि जिस तरह की ये बैठकें हो रही हैं, इन बैठकों के नतीजे के तौर पर ईरान को जाहिर है कि एक फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, कहीं ना कहीं उसे इस बात की दुविधा होगी कि जहां सार्वजनिक मंचों पर, यूनाइटेड नेशन के मंचों पर हर तरफ उन्हें समर्थन मिलता है और शब्दों में समर्थन ज़बरदस्त है, लेकिन जो एक्शन है, जो ज़मीन पर मदद है, वो इजराइल की मदद जैसे अमेरिका कर गया उस तरह से कोई मदद करने वाला उसके पीछे खड़ा दिखाई नहीं पड़ता है। जहाँ तक इजराइल और अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है, अगर उसे जोड़ करके देखें तो एक नेग्लिजिबल मिलिट्री माइट है ईरान की, और ऐसे में जितने भी वो हमले इस वक्त इजराइल पे कर रहा है वो दरअसल बस हल्के से लगते हैं, बहुत ज़्यादा वो परिणाम लेकर के आएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस दिन जवाब देने के बारे में अमेरिका और इजराइल सोच लेंगे तो वो बहुत बड़ी मुश्किल बना देंगे वो ईरान के लिए। लिहाजा इन हमलों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, चाहे वो आपके अरेबियन सी से धमकी दी जा रही हो कि हम वहाँ पर अमेरिकन साइट्स को हानि पहुँचाएंगे, या फिर ये कहा जा रहा होगा कि डिमोना में वो जो बना हुआ है न्यूक्लियर संयंत्र उसे हम नुकसान पहुँचाएंगे। डिमोना अपने आप में बहुत ही एक रहस्यमय संस्था है, क्योंकि आपको पता है कि ये नेगेव डेजर्ट में है, नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहा जाता है, और इसके साथ इतनी कीमतदंतियाँ जुड़ी हुई हैं और इतने ज़्यादा प्रोटेक्शन में इसे रखा गया है कि आप जानते हैं कि इजराइल तो है नहीं एनपीटी का सिग्नेटरी, और वो कोई भी अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के बारे में आईएईए को बताने के लिए बाध्य नहीं है। जो कहा तो यही जाता है कि 1950 के दशक से लगातार इसे एनरिचमेंट सेंटर के तौर पर और तमाम रिसर्च सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और जो भी इसकी राह में आता है वो बड़ा नुकसान झेलता है। एक कहानी चलती है कि जॉन एफ कैनेडी पीछे पड़ गए
इजराइल के, और उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि यहाँ क्या चल रहा है, आप ये बताइए हमें, हम इंस्पेक्शन कराएंगे। और उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेन गुरियन थे, बेन गुरियन जिनके नाम पर अभी एयरपोर्ट है तेल अवीव का, बेन गुरियन, और उन्होंने तुरंत रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं करा सकते हैं। और जो नए बने थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कराया, एक फॉल्स इंस्पेक्शन रूम बनाया और बताया कि यहीं पर आ जाइए, और अमेरिकन साहिब चले गए। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि इस इंस्पेक्शन को बहुत बुरे तरीके से लिया गया, और आज तक जॉन एफ कैनेडी की मौत का कारण क्या था ये पता नहीं चल पाया है। उसके बाद से जो राष्ट्रपति बने, लिंडन जॉनसन बने थे, उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमें डिमोना में तो देखना ही नहीं है, और तब से आज तक डिमोना को किसी ने नहीं देखा है। उस रिसर्च सेंटर के बारे में ये वीडियोज़ आ रहे हैं, और वहाँ पर सब जानते हैं कि वहाँ पर इजराइल ने करीब 800 वॉरहेड्स तैयार करके रखे हुए हैं, और वही एक नर्व सेंटर है। उसके बारे में अगर बातचीत होती है और उसे अटैक करने की बात होती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रतिक्रिया होने जा रही है। जाहिर है ईरान आज की तारीख में कहीं ना कहीं वो जो साइकोलॉजिकल एज होती है वॉर में, वो लूज कर गया है। और साइकोलॉजिकल एज अगर आप वॉर में लूज कर जाते हैं तो आपके पास अगर अस्त्र भी नहीं है तो इस वॉर के नतीजे क्या होंगे सब जानते हैं। लिहाजा आज की तारीख में अगर ईरान के पास कोई विकल्प है तो वो किसी तरह से एक ऑनरेबल एग्जिट का है, और शायद वो रास्ता वो खोज रहा है, और वो मिलने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि अगर लेटेस्ट आप ट्रुथ सोशल देखें ट्रंप का, तो वो ये कहते हैं कि हम तो रेजिम चेंज के लिए अब तैयार हो गए हैं, यानी कि खुमैनी को जाना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में धीरे धीरे भले ही बहुत से मिसाइल वो दाग रहा हो इजराइल के ऊपर, लेकिन विकल्प ऐसा लग रहा है कि ईरान के लिए अब कमते जा रहे हैं, और उसके दोस्त अब क्या करते हैं उसके लिए देखने वाली बात है। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाने के बाद अब ईरान के लिए नारा लगा रहे हैं, मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो ये भी एक अलग एक मसला है, उस पर भी बात कर लेंगे।